ओके, जिसकी वजह से आपको डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज शो होंगी. So no uniform composition. So mixture which do not have uniform composition throughout are called heterogeneous mixtures. For example, mixture of soil and sand, mixture of sulfur and iron fillings, and mixture of oil and water. ठीक है, ऑयल वाटर का मिक्सचर आपने देखा होगा जिसमें आपको ऑयल बिल्कुल अलग से दिखाई देता है एंड वाटर बिल्कुल अलग से दिखाई देता है. तो ये सब एग्जांपल हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स के. इसके बाद ये आपको बताया जा चुका है कि the boundaries of constituent particles of a homogeneous mixture can be identified easily. सॉरी, इधर heterogeneous mixture लिखना था, ठीक है, टाइप हो गया ये. तो यहाँ पे heterogeneous mixture आना था. जो बाउंड्रीज होती हैं heterogeneous mixture में वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. और क्यों कर सकते हो? क्योंकि उसमें दो या दो से ज्यादा फेज आपको इजीली आप देख सकते हो उसके अंदर. ठीक है. And general properties of heterogeneous mixtures. First, most of the mixture are heterogeneous except solution and alloy. Solution और alloys जो होते हैं ये क्या होते हैं? इनको छोड़ के बाकी जितने एग्जाम्पल्स होंगे वो क्या होंगे? हेट्रोजीनियस के. जैसे आपने अभी सल्फर आयरन फिलिंग्स, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर. एंड किसी एक सब्सटेंस का जो पार्टिकल होगा वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होता है. एंड जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं हेट्रोजीनियस में आप इजीली उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो. जैसे ऑयल और वाटर में आपने बताया कि ऑयल हमें अलग से दिख रहा है, वाटर आपको अलग से दिख रहा है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. और ये भी जानते हो कि ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जब ऑलरेडी नजर आ रहा है कि दो सब्सटेंसेस मिक्स हो रहे थे वो भी इनकम्प्लीटली, तो आप उसमें इजीली दो फेजेस देख पा रहे हो. एंड पार्टिकल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर या उससे ज्यादा के बीच में होता है पार्टिकल का साइज, तो आप उसको देख सकते हो. एंड दे ऑल्सो शो टिंडल इफेक्ट. ओके, टिंडल इफेक्ट इनमें से शो होता है. नाउ वो था कॉम्पोजिशन के बेसिस पे मिक्सचर को आपने कैसे डिवाइड किया है. तो इट कैन बी क्लासिफाइड एज टू टाइप, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, बट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन. ठीक है. बट यहाँ पे मिक्सचर को अगर हम उनके पार्टिकल के साइज के बेसिस पे हम उनको डिवाइड करें तो मिक्सचर कैन बी कैटेगराइज्ड एज फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सस्पेंशन एंड थर्ड कोलॉइडल. ठीक है. तो तीन तरह के मिक्सचर्स होते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड. ओके, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? सिंपल, जब आप किसी दो सब्सटेंस को आपस में उनको मिक्स करते हो, ठीक है, जो सॉल्यूशन बनता है उसको आप सॉल्यूशन बोल देते हो. तो आप देखते हो कि सॉल्यूशन में बिल्कुल कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं सब्सटेंसेस. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. तो सिंपल इसकी डेफिनेशन भी क्या होगी? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस that is having no distinct boundary of constituent particles. जिसमें आप कोई भी मीन जो होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन थी, इनडायरेक्ट वे में सॉल्यूशन की भी वही डेफिनेशन है. ओके, क्लियर है सबको? नाउ फॉर एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, लेमनेड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब एग्जांपल है सॉल्यूशन के. Okay, what components are present in solution? So there are two type of components present in solution. First one is solute and second one is solvent. Okay, so solution किसके मिलने से बनता है? जब solute solvent के साथ mix हो जाएगा, then
it will form solution. Okay, now what is solute and what is solvent? सॉल्यूट कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? सॉल्यूट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉल्वेंट के अंदर जाके डिसॉल्व होंगे, मींस इनके अंदर जाके घुल जाएंगे, एंड सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो लेसर होती है, मींस स्मॉलर, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, तभी आप उनको सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर सकते हो. ओके, एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, लार्जर क्वांटिटी में, एंड जो कि डिसॉल्व करता है किसको अपने अंदर? सॉल्यूट को. ओके, आई थिंक क्लियर होगा. तो अगर आप सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन होगा तो उसमें सॉल्यूट कौन होगा? सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट क्या है? स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एंड वो किसके अंदर जाके डिसॉल्व हो रहा है? वाटर के अंदर. तो वाटर कैसे एक्ट करेगा? एज अ सॉल्वेंट. ओके, so here salt is solute and water is solvent. So this picture shows the solute solvent give rise to solution. जब solute solvent के साथ mixed हो जाता है तो वो solution बना देता है. Okay, ये solution है. And water is universal solvent. ठीक है, water कभी भी solute की तरह काम नहीं करता. Water and alcohol ये दोनों ही एक क्या है? Solvent होते हैं. Okay. Now टिंचर ऑफ आयोडीन एक एग्जांपल आता है एग्जाम में. टिंचर ऑफ आयोडीन में एक मींस टिंचर ऑफ आयोडीन ये क्या है? एक सॉल्यूशन है, एंड इस सॉल्यूशन के अंदर कौन सॉल्यूट होता है और कौन सॉल्वेंट होता है. ओके, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो टिंचर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन में आयोडीन तो सॉल्यूट है और अल्कोहल क्या है? सॉल्वेंट. सो व्हेन iodine is dissolved in alcohol, so it will form tincture of iodine. Clear है सबको? Now this table shows the different type of solution. Okay, first gas solution, liquid solution. Okay, liquid mean solid liquid solution, gas liquid solution, solid solution, gas solid solution. तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है एयर एंड नेचुरल गैस. ये ऐसे सॉल्यूशन है जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ओके, मैं आपको ये टेबल इसलिए ही बता रहा हूँ, और यहाँ किसी को कोई डाउट आ रहा हो टेबल को देख के तो आप पूछ सकते हो. सो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे एयर है. एयर को देखो, अगर एयर किस टाइप का सॉल्यूशन है? गैसियस फॉर्म का सॉल्यूशन है. क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्यूट भी गैस है एंड सॉल्यूशन भी गैस है. ओके, सेकेंड अल्कोहलिक बेवरेजेस. यहाँ पे दोनों जो इसके अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट होते हैं वो दोनों लिक्विड हैं. सो इट इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. सी वाटर. सी वाटर में अगर आप देखो क्या घुला हुआ होता है? उसमें सॉल्ट होता है. तो सॉल्यूट उस केस में क्या हो जाएगा? सॉलिड. एंड सॉल्यूशन सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड. ठीक है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, सी वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन. क्योंकि शुगर जब आप इनिशियली ऐड करते हो वाटर में तो इट इज प्रेजेंट इन विच स्टेट? इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट. नेक्स्ट कार्बोनेटेड वाटर, दैट इज सोडा. सोडा में क्या होता है? जैसे अभी ओशी ने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है आपके सोडा वाटर में. ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है. तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी? सॉल्यूट की तरह. एंड वो किसके अंदर डिसॉल्व होगी? वाटर के अंदर. सो लिक्विड इस केस में क्या होगा? सॉल्वेंट. तो लिक्विड सॉल्वेंट है, गैस सॉल्यूट है, एंड इट फॉर्म लिक्विड सॉल्यूशन. ओके, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गई होगी टेबल. क्लियर और नॉट क्लियर? प्लीज कंफर्म.
Sir, please explain the solution of tincture iodine. I have not understood that. ओके, जस्ट लाइक शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में हम क्या बोलते हैं कि शुगर सॉल्यूशन एक एग्जांपल है सॉल्यूशन का जिसमें आप शुगर को ऐड करते हो वाटर के अंदर, करेक्ट। एंड शुगर क्योंकि डिसॉल्व होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो शुगर तो हुआ आपका सॉल्यूट एंड वाटर क्या हुआ आपका सॉल्वेंट। सेम शुगर सॉल्यूशन की तरह एग्जांपल है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जैसे आप चीनी को पानी में घोल के शुगर सॉल्यूशन बोलते हो, सेम ऐसी आयोडीन जब अल्कोहल के अंदर घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तब आप उसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलोगे। और आयोडीन इस केस में क्योंकि आयोडीन को आप डिसॉल्व कर रहे हो, तो आयोडीन क्या है, सॉल्यूट है, एंड अल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट। Okay, sir. ओके, टेबल क्लियर है सबको, कंफर्म करो। ओके, नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट, ऑलरेडी आपको पता है सॉल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी इज ये दूसरे में कंप्लीटली मिक्स्ड होते हैं। ओके, सॉल्यूशन के अंदर ओनली वन फेज प्रेजेंट होता है, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि गैस अगर लिक्विड में जाके डिसॉल्व हो गई है तो फाइनली वो लिक्विड सॉल्यूशन बन गया, तो फेज क्या हुआ, लिक्विड। ओके, बाउंड्रीज यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, मीन्स आपको नहीं पता चलेगा कहाँ शुगर प्रेजेंट है अगर वाटर में वो घुल गई है। नाउ द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से कम होता है सॉल्यूशन का, तो इसलिए आपको कभी भी डिसॉल्व होने के बाद सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स नजर नहीं आएंगे। एंड टिंडल इफेक्ट भी ये बिल्कुल शो नहीं करता क्योंकि इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि अगर आप टॉर्च से लाइट पास करोगे इन सॉल्यूशंस के अंदर तो वो लाइट कभी भी स्कैटर नहीं हो पाएगी, और जब तक लाइट स्कैटर नहीं होती वो हमें कभी दिखती ही नहीं। एंड सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन। वंस ये बन गया मीन्स शुगर सॉल्यूशन को आपने बना लिया और अब आप इसको फिल्टर करो, तो ऐसा नहीं होगा कि पानी अलग हो जाएगा और उसमें जो चीनी थी वो एकदम सेव में आ जाएगी, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन मेथड। एंड सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं, दैट मीन्स अगर आप इनको, जैसे आप स्टरिंग करते हो जब कोई भी आपको सॉल्यूशन बनाना होता है, एंड स्टरिंग के बाद अगर आप इनको अनडिस्टर्ब मीन्स उनको ऐसे ही रख दो तो तब भी ये वैसे ही प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा जैसे आपने सैंड और सॉइल का सैंड और वाटर में जब आप मिक्सिंग करते हो तो आप देखते हो कि जब आप उसे छोड़ देते हो जितनी मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है पानी में, बट इन दिस केस सॉल्यूशंस स्टेबल होते हैं, यहाँ पे कोई भी बॉटम में सेटल नहीं होगा। ओके, कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन मीन्स होता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है। ओके, तो इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और अमाउंट ऑफ
or you can say amount of solute upon the amount of solution. अब क्या कर सकते हो आप, कॉन्सेंट्रेशन को दो तरीके से हम बता सकते हैं, एक बता सकते हैं हम मास के बेसिस पे, एक बता सकते हैं हम वॉल्यूम के बेसिस पे। ओके, कुछ सामान हम ऐसा लेते हैं जो मास में प्रेजेंट होता है, मींस ग्राम में प्रेजेंट होता है, और कुछ सामान ऐसा होता है जो हमारा लीटर में प्रेजेंट होता है। ओके, सो इफ मास के बेसिस पे अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करना चाहो तो आप कैसे करोगे, उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है। So mass percentage of a solution or concentration is equal to mass of solute, जितना आपको solute का mass given है उसको अगर आप solution के mass से क्या कर दो, डिवाइड कर दो और into 100 कर दो, तो आपको concentration मिल जाएगी for mass percentage। क्योंकि यहाँ पे आप परसेंटेज निकाल रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको। ओके, नाउ वॉल्यूम के केस में भी सेम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कोई बता सकता है मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना होगा? इफ किसी क्वेश्चन में आपको मास ऑफ सॉल्यूशन ना दिया हो या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना दिया हो, तो आप उस केस में कैसे कैलकुलेट करोगे मास ऑफ सॉल्यूशन? तो अब अपनी नोटबुक खोलिए, उसमें आपको एक न्यूमेरिकल करना है, इस कॉन्सेंट्रेशन के न्यूमेरिकल। अभी बताता हूँ मैं कैसे मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। सबने फॉर्मूला नोट किया था? ये सब अपनी नोटबुक में ये फॉर्मूला नोट करो कॉन्सेंट्रेशन का। जब नोट कर लो तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाऊंगा। So done. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? हो गया बच्चों? ओके ओके, नेक्स्ट ये नोट करो फटाफट से, मास परसेंटेज का फॉर्मूला एंड वॉल्यूम परसेंटेज। तो जब भी न्यूमेरिकल मास परसेंटेज पे गिवन होगा तो आपको मास के लिए निकालना होगा, और जब कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम में प्रेजेंट होगी तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, डन।
इसको भी नोट कर लो। So done. Okay, so this is a numerical and सबसे find its concentration at this temperature। यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो जब भी आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल क्या है? टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम मींस एक सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है जिसमें 36 ग्राम आप सोडियम क्लोराइड लेके उसको 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो। ठीक है, सो फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन मींस इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो जब भी टेम्परेचर आएगा, आपको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, तो इस नंबर को भूल जाओ। नाउ सेकेंड, ये चेक करो क्या ये जो ग्राम में प्रेजेंट है या लीटर में प्रेजेंट है। अगर ये ग्राम में प्रेजेंट है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि ग्राम इज एसआई यूनिट फॉर मास। मास की एसआई यूनिट पे आप क्या यूज करोगे? सॉरी, So first formula. हाँ फर्स्ट वन वाला जो कि मास परसेंटेज है। ओके, सो इस केस में आपको कैसे सॉल्व करना है ये? फर्स्ट, व्हाट इज गिवन? फर्स्ट गिवन है 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब मुझे बताओ इसमें सॉल्यूट कौन है एंड सॉल्वेंट कौन है? So may I? यस, So sodium chloride is a solute and the water is the solvent. ओके, सो मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट कौन है आपका? सोडियम क्लोराइड। ओके, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो सोडियम क्लोराइड में, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसका NaCl। ओके, एंड मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है आपको? 36 ग्राम। देन मास, देन वाटर। वाटर मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, ये सॉल्वेंट होता है ऑलवेज, तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। वाटर इज ऑलवेज सॉल्वेंट। सो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम। एंड आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? फॉर्मूला क्या होता है उसका? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ solvent, sorry, solution into 100। ओके, सो इस केस में आप देख रहे हो मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास है 36 ग्राम, बट मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए आप इसको ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसमें मास ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट निकालो आप। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 36 ग्राम and mass of solvent is 100 and it will be 136 ग्राम। नाउ ये वाली जो वैल्यूज है मास ऑफ सॉल्यूशन की एंड मास ऑफ सॉल्यूट की, इस फॉर्मूले में पुट कर दो यहाँ से। 36 अपॉन में 136 into 100। Okay, tell me the answer now. It's a simple। ओके, सब अपना मुझे आंसर्स बताइए, मैं कंफर्म नहीं करूंगा तब तक। सबको सॉल्व करना ही है। Oshi, Ridhima, Saloni, Sayyam, tell me your answer।
ओके नाउ अब कौन रह गया? ओशी, सलोनी एंड सन। Oshi and Saloni, are you solving or not? Okay. So 36 upon में 136 into 100. ओके फर्स्ट आप इसको 2 से डिवाइड कर दो। 36 अपॉन में 136 को 2 6 are 12 and 2 3 is 6 and 2 8 is 16 and into 100। सिंपल आप इसको सिंपलर फॉर्म तक इसको डिवाइड करते रहो, देन इसको डिवाइड कर दो। ओके तो 900 अपॉन में 34 से इसको सिंपल डिवाइड करोगे तो आंसर इज 26.47 परसेंटेज। ओके यहाँ पे आपको जो यूनिट का भी ध्यान रखना है, कोई भी आंसर अपना 26.47 करके नहीं छोड़ेगा, ठीक है। 26.47 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने परसेंटेज में निकालना है। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन परसेंटेज, ओके ये तो परसेंट की फॉर्म में है, तो आपको परसेंट ध्यान रखना है। ओके सो कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, मैं गूगल क्लासरूम पे उसको शेयर करूंगा, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? एंड और क्या? ओके सो नेक्स्ट ओके नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक है सस्पेंशन, तो ये तो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। एंड इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में कंसंट्रेशन के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, ओके तो उनको सॉल्व करना। इसके अलावा मैं भी कुछ सेंड्स करूँगा आपको गूगल क्लासरूम पे, और ट्राई करोगे मीन्स उसको अप टू डेट आपका होमवर्क हो जाए, ठीक है। अप टू डेट करोगे तो आपको पता चलेगा मुझे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और आप क्वेश्चंस पूछ पाओगे। यहाँ पे सिर्फ मैं ही क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग कभी भी क्वेश्चन और डाउट लेके नहीं आते हो, ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है, एंड देन सब कुछ समझ आता है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपसे आप फुल मार्क्स लेके आओ, फिर आपके टेस्ट में भी फुल मार्क्स नहीं आते। ओके 9th क्लास
You may leave now because 10th की class start. Good evening, Arna. आना टेस्ट कैसा हुआ तुम्हारा? अभी सबने देखा नहीं है, तुम्हारे हिसाब से कैसा हुआ? Okay, 9th class, bye. You can leave. अच्छा, संयम 10th की क्लास स्टार्ट हो रही है. You may leave. Namaste, Rudra, and सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल.
ओके, द्वीप एंड ख्याति गुड इवनिंग, अक्षत जैन नमस्ते, और किसी को नमस्ते करनी है? अक्षर जैन बाहर स्कूटी पे घूमने जाते तो मास्क तो लगा लिया करो, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मास्क भी करो। नहीं, मास्क तो मजाक है सर, भूल गया था। ओके, वॉइस इज लैगिंग, और किस किस को वॉइस लैगिंग लग रही है? एक तो ये पबजी वाली लैंग्वेज वॉइस लैगिंग एंड ऑल। ये पबजी में होता है? और क्या, उसको लाइव सेशन चलते हैं उसमें तेरी वॉइस लैगिंग तेरा ये है। और क्या, ये पबजी की लैंग्वेज है ना, ये लैगिंग एंड ऑल वहीं से सीखा है ना, पहले तो नहीं चलता था। ऑडिबल, क्लियर। मेरे आईपैड में ओके दीप, चेक योर नेट, शायद उसमें प्रॉब्लम हो। दीपेन ख्याति बाकी सभी को क्लियर आ रही है, तो प्लीज अपने एंड पर चेक करो। सर पबजी में ग्लिच होता है। अच्छा, ग्लिचिंग होती है, वेरी गुड। चलो बेटर है, कम से कम कुछ न्यू वर्ड्स तो तुम लोगों को सीखने को मिले। यहाँ भी ग्लिच हो सकता है कभी कभी स्क्रीन एंड ऑडियो में, सो उस केस में थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, एकदम से मत पैनिक हो जाया करो। कई बार ऐसा होता है, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो होता है तो 1-2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए ग्लिचिंग हो सकती है, तो थोड़ा वेट किया करो, एकदम से सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। हाँ, ग्लिच मतलब गड़बड़ी। अक्षर जैन पूरा दिन तुम उस पे ही लगे रहते हो, फोन पे, या तो क्लासेस या फिर नो सर, यस सर। और कौन रह गया आप? ओके, वेट फॉर 2 मिनट्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, सो लास्ट क्लास में आपने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ा था, एंड वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ओके, शॉर्ट वर्ड्स में जल्दी जल्दी बताना, मुझे आंसर्स देना। सो व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट विल फॉर्म, आगे का आप जल्दी से कंप्लीट करो। जब मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं तो व्हाट विल दे फॉर्म? Let's see who's gonna first. Only hydrogen gas is in incomplete or partially correct answer. So complete. Yes, Ruth. Salt and hydrogen. Okay. When acid react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate, then what will form? सिर्फ जतेन, द्वीप, ख्याति, आर्ना, माहिर, रुद्र, यही सब
इस क्लास में है, और सब कहाँ गए? यस, सॉल्ट, CO2, H2O. गुड. Jatin, Lakshay and Arnav. Right. Okay. When HCl react with calcium carbonate, then what will form? जब HCl कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? HCl plus calcium carbonate. HCl plus calcium carbonate is equal to. Okay, right. Calcium chloride, CO2 and H2O. Okay, good. Correct answer. आप लोग मुझे क्लास में बिल्कुल सही आंसर देते हो, टेस्ट में आप लोगों को क्या हो जाता है? इसके बाद which gas is liberated during acid react with metal? Yes, hydrogen. And yes. Neutralization reaction बताया था? No sir. Okay. एक बार बैक टू जाना. चेक करना. Okay, give me the answer. When acid react with eggshell, what will form? Or what will happen when acid react with eggshell? ओके, कौन आंसर देगा? जब एसिड रिएक्ट करते हैं एग शेल से, एग शेल सबको पता होगा क्या होगा. यस, रुद्र करेक्ट है, जतिन का भी करेक्ट है. एग शेल इज मेड अप ऑफ, कौन बताएगा एग शेल किसकी बनी होती है? यस, कैल्शियम कार्बोनेट. सो इट इज कार्बोनेट. तो अभी आपने खुद बताया था मुझे, जब कोई भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो सिंपल बबल्स ऑफ CO2 फॉर्म होंगे जब एगशेल से एसिड रिएक्ट करेगा. एंड कोई बता सकता है हाउ विल यू टेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस? हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग द रिएक्शन? CO2 को पता लगाने के लिए क्या टेस्ट होता है? बाय रेस्पिरेशन. बाय रेस्पिरेशन. उससे पता कैसे लगाओगे बच्चे?
अगर कोई रिएक्शन हो रही है, सपोज यही वाली हो रही है आपकी, इट विल ब्लो आउट बर्निंग मैच स्टिक। नो, ऐसे काम करके नहीं देखोगे। नो आरना, वो एग्जाम्पल जो आप दे रहे हो वो हाइड्रोजन गैस टेस्ट करने के लिए है, जो कि अभी हमने पढ़ा ही नहीं। हम कमिंग क्लासेस में या कमिंग टाइम में हम पढ़ेंगे उसको। वायरस वो डिफरेंट है, वो बायोलॉजी का वो है, वो जो आप बता रहे हो प्रैक्टिकल। बबल्स ओके, मैंने कल बताया था मिल्की वाटर कब फॉर्म होता है, बताओ। मिल्की वाटर कब बनता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस में से पास करें कि जो कलर है वो मिल्की हो जाए। अरे कल का इवनिंग लास्ट सेशन नालायक। Yes, lime water. I think now you got it. Yes, Priyanshu. Calcium hydroxide. ओके, तो ये टेस्ट था जो मैं आपको उस दिन बता रहा था कि जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को अगर प्रेजेंस आपको पता लगाने की किसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, तो आप उसको लाइम वाटर से पास करो। लाइम वाटर मींस ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करो। एंड पास करने से क्या होगा, जो लाइम वाटर का कलर है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। एंड मिल्की कलर क्यों हो जाएगा? The milky color of water is due to the presence of, या due to the formation of which substance? Yes, Priyanshu, correct. Calcium carbonate. No, Jatin. Calcium hydrogen carbonate. आपको मुझे वो स्लाइड दिखानी ही होगी। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा है। इस चैप्टर में से जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। तो आप एटलीस्ट इन क्वेश्चंस पे बिल्कुल ध्यान रखो। इन दो रिएक्शंस को तो बिल्कुल आप ध्यान रख लो, सोडियम बाइकार्बोनेट वाली। ये यहाँ पे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि लाइम में से पास किया, देन इट विल फॉर्म वाटर, मिल्की वाटर। मिल्की वाटर क्यों बन जाता है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से पानी का कलर मिल्की हो गया। ठीक है, फिर देन अगेन अगर इसी वाटर में जो मिल्की हुआ है आप इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दोगे, देन इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके जतिन, एंड जिसकी वजह से आप कलर क्या हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा, वो मिल्की से कलर लेस हो जाएगा। ठीक है, ये 3 मार्क्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबको क्लियर है? और शैल आई रिपीट अगेन? ओके, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट आपने बेस एसिड्स कंप्लीट कर लिए थे, नाउ बेस। ओके, कोई बता सकता है बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? एसिड्स का टेस्ट सोर होता था, खट्टा। तो बेसिस का टेस्ट कैसा होगा?
बेसिस हैव बिटर टेस्ट, ये कड़वे होते हैं, ठीक है, जिस भी उसमें कड़वापन होगा डेट मीन्स वो बेस है. So it is a substance which is bitter in taste. So bases are the substance which is bitter in taste and soppy to touch. Means थोड़े soppy type के होते हैं, जैसे आप घर में यूज करते हो. Example washing soda, caustic soda and caustic potash. या पाउडर भी बोल सकते हो. एंड बेसिस की क्या क्वालिटी होती है कि ये कौन सा लिटमस किस में बदल सकते हैं. दे कैन चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस पेपर. सेकंड, ये फिनोल्फथलीन इंडिकेटर पे बेसिस पिंक कलर शो करते हैं और मिथाइल ऑरेंज के साथ ये येलो कलर शो करते हैं. तो ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी. ओके, कि इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, टच में सॉपी होते हैं, ये रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हो जाते हैं, एंड फिनोल्फथलीन के साथ ये पिंक कलर शो. Phenolphthalein pink color and methyl orange yellow color. Okay. Next slide is classification of bases. Okay, first ionization के basis पे मैंने last जब acid पढ़ाया था उस time पे मैंने ionization means बताया था. What do you mean by ionization? अब कोई मुझे एक जना बताओ. बताओ, सर ने कुछ पूछा है, व्हाट इज आयनाइजेशन? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सर ने, आंसर दिया करो. Would anybody like to tell? मैं साथ में इसीलिए बैठता हूँ सो दैट मैं तुम्हारी एक्टिविटीज देख के वो जो रिपोर्ट भेजूंगा उसमें बता सकूं कि क्लास में कौन कौन बोलता है, कौन कौन रिस्पॉन्स देता है. यस, लक्ष्य ने जवाब दिया. गूगल कर रहे हो क्या तुम लोग? गूगल से कॉपी नहीं करना है या फिर हेल्प नहीं लेनी है. प्लीज अपनी नॉलेज के बेस पर अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो. ऐसा नहीं है परफेक्ट आंसर चाहिए. ये परफेक्ट आंसर दोगे तो शक होगा ही कि बिकॉज़ एग्जाम में तो टेस्ट में तो नहीं होती इतनी अच्छी परफेक्ट. देखो 9th क्लास में आपने पढ़ा था जो हमारे आयंस होते हैं. आयंस कौन होते हैं? जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. चार्ज पार्टिकल्स को आप आयंस बोलते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. जिसमें आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को कैटायंस बोलते थे और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को एनायन बोलते थे. तो जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो कुछ चार्ज पार्टिकल फॉर्म करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रॉन को गेन करके. और किसको आवाज नहीं आ रही प्लीज बताओ. अक्षत गुप्ता को वॉइस नहीं आ रही. एक बार कंफर्म कर दो इफ इट्स ऑडिबल और नॉट. ऑडिबल. तो जब भी आयनाइजेशन होता है तो आयनाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, जो ये HCl है या एसिड है या बेस है, ये क्या करते हैं, डिसॉल्व होने पे कुछ आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं. अब कुछ होते हैं इसमें पॉजिटिव आयंस, कुछ होते हैं इसमें नेगेटिव आयंस. ओके, तो सिंपल आयनाइजेशन मींस होता है डिसॉल्व होने पे आयंस प्रोड्यूस कर देना. कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव आयंस भी बन सकते हैं और नेगेटिव आयंस भी बन सकते हैं. तो सिंपल जब बेस को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो दो तरफ उस बेसिस पे आपके जो बेसेस हैं दो टाइप के हैं. एक होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेसेस जस्ट लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसेस जस्ट लाइक वीक एसिड्स. सो स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन होते हैं?
जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर। फॉर एग्जांपल NaOH, ये बताओ किसका फॉर्मूला है? NaOH इज द फॉर्मूला ऑफ yes, sodium hydroxide. Na is sodium and OH is hydroxide. So NaOH and KOH इसका फॉर्मूला है yes, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो स्ट्रॉन्ग बेसिस वो बेसिस होते हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और आयंस प्रोड्यूस करते हैं कंप्लीटली ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। एंड वीक बेसिस कौन होते हैं? जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, जो पार्शियली डिसॉल्व होते हैं और थोड़े कम आयंस प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल NH4OH, ये बताओ क्या है NH4OH, किसका फॉर्मूला है? NH4OH, yes, ammonium hydroxide. And CaOH whole twice is हाँ राइट है माहिर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गुड। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। नाउ इसकी भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बट एसिड की तरह ये हर किसी से रिएक्ट नहीं करता। एसिड तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बट जो बेस होते हैं थोड़े कम रिएक्टिव हैं इन कंपैरिजन टू एसिड, सो इनकी ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ही नहीं है। सो व्हेन एक वर्ड है यहाँ पे एल्कली। एल्कली मीन्स होता है जब बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो उसको हम एल्कली बोल सकते हैं, ठीक है। जब बेस सॉल्यूशन रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो ये इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इस केस में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। So alkali plus metal give rise to salt plus hydrogen. Alkali की जगह आप बेस भी मान सकते हो। एग्जाम्पल सो यहाँ पे एल्यूमिनियम आपने मेटल लिया है, ओके, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है ऑलरेडी। जब आप इन दोनों की रिएक्शन करोगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट। एंड कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ये वाली एग्जाम में आ जाती है सेकेंड वाली रिएक्शन, Na2ZnO2 plus H2 हाइड्रोजन गैस। नाउ रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स। देखो नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। और लेकिन आपने अगर याद हो जब रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटलिक ऑक्साइड के साथ पढ़ा था तो मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड है वो तो होते हैं बेसिक एंड यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं एसिडिक। तो दैट मीन्स बेस किससे रिएक्ट करने वाला है? ऐसे सब्सटेंस जो कि एसिडिक शो करते हैं नेचर। तो देखो तो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड गिव राइज टू सॉल्ट एंड वाटर। इस केस में कोई भी गैस रिलीज नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है, ओके।
नेक्स्ट सिंपल रिएक्शन है NaOH जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा Na2CO3। नाउ यूजेस ऑफ बेसिस, बेसिस के कहाँ यूज होता है, तो सिर्फ इसकी दो ही प्रॉपर्टीज थी। फर्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को आप कहाँ यूज करते हो, सॉप बनाने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप कहाँ यूज करते हो, व्हाइट वॉशिंग के लिए, आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप कहाँ यूज करते हो, जब आपके स्टमक में प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम मीन्स एसिड बढ़ने लग जाता है, एसिडिटी हो जाती है, उस केस में आप इनो पीते हो, है ना। डाइजीन, डाइजीन होता है एक्चुअली देखोगे तो वो डाइजीन में ये बेसिस ऐड होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, ओके। तो आपको ये रिलीफ देने का काम करता है। हाँ, नेक्स्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप यूज करते हो ग्रीस, जो क्लोथ होते हैं उसमें से जो स्टेन्स होते हैं उसको आप हटाने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज कर सकते हो। ये जनरली आपके वॉशिंग सोडा में प्रेजेंट होता है। नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि ये एसिड में भी इंक्लूड होगा और बेस में भी इंक्लूड होगा। ये दोनों की रिएक्शन है, दोनों की प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब कभी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाए, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइज मींस उसने न्यूट्रल कर दिया, ओके। एग्जाम्पल, देखो सल्फ्यूरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो Na2SO4 + 2H2O बनता है। H2SO4 + NaOH gives rise to Na2SO4 + H2O। और ये कोई सेकंड एग्जांपल है जिसमें नाइट्रिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और देखो कौन सा सॉल्ट बन रहा है, NaNO3। तो सब ये न्यूट्रलाइजेशन एग्जांपल है रिएक्शन के। HCl NaOH से रिएक्ट करता है तो NaCl + H2O। सेम जब HCl कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। ओके, ये मैं क्वेश्चन आज जब स्टार्ट हुआ था आपकी क्लास तब मैं ऑलरेडी पूछ चुका था, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है लास्ट में, Which gas is usually liberated when acid react with metal? जब एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं कौन सी गैस रिलीज होती है, हम सबको पता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल मींस एग्जांपल आप रिएक्शन से दोगे। मेन पॉइंट इज हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। जो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इसको कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं। सिंपल, इसमें हम क्या करेंगे, जो जैसे ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने क्या किया है, हाइड्रोजन गैस सॉरी ये एक सल्फ्यूरिक एसिड का वो है सॉल्यूशन। इसके अंदर आपने जिंक ग्रैन्यूल, जिंक के कुछ पीसेस डाले। जब जिंक किससे रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से,
तो ये कुछ हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस ऊपर इस ट्यूब से ऊपर जाएगी। और देखो हमने इसको ट्यूब को एक स्ट्रॉ से कनेक्ट किया हुआ है। ये स्ट्रॉ कहाँ जा रहा है? सॉफ्ट सॉल्यूशन में, ठीक है। अब यहाँ से हाइड्रोजन गैस बबल्स इस स्ट्रॉ में गए, स्ट्रॉ से फिर वो कहाँ गए? सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर। और जब सॉफ्ट सॉल्यूशन से वो बाहर निकलेंगे तो वो किस फॉर्म में निकलेंगे? बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलेंगे, ठीक है। और ये ही मीन्स मेन पॉइंट है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो हाइड्रोजन गैस को। इसके पास आप बर्निंग कैंडल लेके आओ, जो आरना बोल रही थी कि मैच स्टिक, जलती हुई मैच स्टिक को पास में लेके आओ, तो वो जो बबल है ये फिर ये बस्ट होंगे विद अ पॉप साउंड, इनमें से आवाज आएगी। ओके, सो ये एक्टिविटी के हेल्प से आप क्या पता लगा सकते हो कि हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस। ये एक्टिविटीज लैब के लिए है, कभी घर में करने बैठो। आई कैन एक्सपेक्ट ये लोग कर सकते हैं घर पे। Okay, what do common in acid and base? ओके, एसिड एंड बेसिस में क्या कॉमन है? तो सबसे पहले एसिड्स में देखो क्या कॉमन होता है कि जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और सेम आपने बेस में भी पढ़ा कि बेस जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो एक तो ये कॉमन चीज हो गई। ओके, सेकेंड, जब भी आप एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। मींस हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा जब भी कोई एसिड डिसॉल्व होता है। The dissociation of hydrogen ion aqueous solution is the common property of all acids. जितने भी एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में डिसॉल्व होने पे। ओके, सो अभी तक आपने एसिड की डेफिनेशन पढ़ी ही नहीं थी इस चैप्टर में। तो मेन डेफिनेशन जो एसिड की है वो कोई भी एग्जाम में नहीं लिखेगा कि एसिड हैव सोर टेस्ट एंड कैन चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। वो आपने प्रॉपर्टी बताई है, डेफिनेशन नहीं बताई। डेफिनेशन क्या है? एसिड आर द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसको स्पेस यहाँ पे देना, बस प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ओके, क्लियर है सबको एसिड की डेफिनेशन? ये डेफिनेशन इसलिए ही लिखी गई है क्योंकि ये सब एसिड्स में कॉमन है। ओके, तो एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर पे डिसॉल्व होने पे क्या प्रोड्यूस करते हैं? ओके, वाटर पे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं एंड हाइड्रोजन गैस। देखो अब एग्जांपल देखो, सारे एसिड्स के कौन कौन हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है। देखो HCl, HCl वाटर में जब डिसॉल्व होगा तो H+ आयन रिलीज करेगा। हाइड्रोजन आयन मींस H+ आयन। सेकंड एग्जांपल देखो, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या प्रोड्यूस करता है? H+ आयंस। ओके, देन थर्ड एग्जांपल नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड भी देखो वाटर में डिसॉल्व होने पे H+ आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप क्या कॉमन, और देखो एक वीक एसिड का भी एग्जांपल लिया है हमने, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये भी लास्ट में H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा।
तो all acids have common property that they will produce hydrogen ions. Okay, so acid are the substance which produce hydrogen ions. Clear है? Yes. चलो, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्या एसिड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, एंड व्हाई? Who's that? यस, देखो कभी भी क्वेश्चन आए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने से रिलेटेड, बस आपको ये ध्यान रखना है क्या उस सॉल्यूशन के अंदर या उस सब्सटेंस के पास चार्ज है या नहीं। चार्ज मीन्स अगर सॉल्यूशन है तो मीन्स आयंस के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, तो यस उनके पास आयंस होते हैं एसिड्स के पास, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, आंसर ये है। Now, next question. Can dry HCl gas turn the color of litmus paper? Why and why? क्या dry HCl gas litmus paper का कलर चेंज कर सकती है? Can dry HCl gas? Yes, no. Because HCl gas इस केस में क्या है, ड्राई। जब ड्राई होगा तो ड्राई क्या चेंज करेगा एक लिटमस पेपर को, क्योंकि लिटमस पेपर को आप डिप करते हो वाटर के अंदर, ठीक है, डिप करते हो। हाँ, यस, नो, ठीक है। तो ड्राई HCl में कोई भी फ्यूम्स नहीं होते एंड कोई भी वेपर टाइप से होता ही नहीं है, तो बिल्कुल भी कलर को चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें आयंस ही नहीं प्रेजेंट। Correct? So there is no ions in dry HCl gas, due to which it cannot turn the color of litmus paper. बस क्लास ओवर होने वाली तुम्हारी आज, थोड़ा जल्दी ये और देख लो एसिडिक बिहेवियर, उसके बाद में ओके, बताओ रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है? रेन वाटर या एसिड रेन बोल दो जिसको आप। यस, बिकॉज एसिड रेन में एसिड होता है, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है। और वो एसिड क्यों बनता है? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना आपके रेन में, सॉरी वाटर जो होता है एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करता है एंड देन वो कार्बोनिक एसिड बना लेता है। तो ये जो एसिड होता है ये आपके अर्थ पे गिरता है, फिर जो इनिशियल डेज में बारिश होती है ना वो थोड़ी एसिडिक होती है क्योंकि वो पॉल्यूशन से रिएक्ट कर जाती है। इस केस में आपको एक एग्जांपल दिया है कि कार्बोनिक एसिड बन जाता है और इसकी वजह से रेन वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। CO2 plus H2 give rise to H2CO3 जो कि कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है।
अच्छा आज बस इतनी सेशन होगा बिकॉज देयर इज अनदर सेशन, कोई स्पेशल सेशन है जो कंडक्ट होना है 7 o'clock, तो उसकी प्रिपरेशन क्लास थोड़ा जल्दी तुम्हारे छोड़ना पड़ेगा 8 o'clock। तो आज की क्लास बस इतनी। कोई डाउट्स हो तो प्लीज आस्क ऑन गूगल क्लासरूम, एंड प्लीज गूगल क्लासरूम पे सारे अपने असाइनमेंट सबमिट करो, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी कोई टेस्ट नहीं होगा क्योंकि वो अभी आपके स्क्रम में आ नहीं रहा।